Hello friends, welcome back to my channel. This is Priyanka and this video is related to CTET and other competitive examinations. अगर आप CTET की या फिर कोई भी competitive examinations की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्टडी क्विज चैनल से आप जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट NCERT बुक कवर करा रही हूँ जो कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फिलहाल अभी बात कर ले रही हूँ जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये है NCERT बुक क्लास 7 का हिस्ट्री और ये आज का हमारा तीसरा चैप्टर होगा और 1 और 2 ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 6 का भी साइंस और सोशल साइंस दोनों कंप्लीट हो चुका है। अभी तक आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइए, टोटल वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वहां से देख लीजिएगा। और साथ में लाइव सेशन में एनसीईआरटी बुक का ही करा रही हूँ 3 बजे, रोज शाम 3 बजे कराया जा रहा है। प्लीज उसे अटेंड जरूर कीजिए। क्लास 7 का जियोग्राफी और पॉलिटी भी कंप्लीट करा चुकी हूँ और इन वीडियोस के अगर आप पीडीएफ फॉर्म चाहते हैं तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कीजिए, वहां पे स्टडी क्विज ही आपको सर्च करना है, चैनल आपको मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करती हूँ और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा मैं उसे कवर कराऊंगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट नहीं है मुझे स्किप कर दे जाऊंगी, कुछ वर्क आपको भी करना है और मैं तो कर ही रही हूँ। तो ये चैप्टर जो है थर्ड, इस चैप्टर का नाम है दिल्ली के सुल्तान। आपको समझ में आ गया होगा कि दिल्ली के कौन कौन से सुल्तान बने, किस तरह से उनका राज्य चला, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है जिसको अब हम लोग कवर कर रहे हैं। तो हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। ठीक है, क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में से किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में बना। ठीक है, ये भी आपको नोट डाउन करना है कि 12वीं शताब्दी में जो दिल्ली है महत्वपूर्ण शहर बना और सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसी के लिए खासतौर पर ये वीडियो बनाती हूँ, लेकिन ये हर एक एग्जाम में काम करेगा आपको। अब है कि तालिका 1 पर नजर डालिए। ठीक है, पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिसे चाहमान के नाम से भी जाना जाता है, ओके, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राजकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट के खास तौर पे। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफी प्रचलन में था। ओके, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अभी 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, ये भी नोट डाउन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो 13वीं शताब्दी में, और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण एक उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 पर फिर से नजर डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी। नीचे दी गई है, मैं उसे अभी दिखा रही हूँ। ओके, जिस इलाकों को आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं वह इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर दिल्ली एक कुहना, सिरी और जहां पहना को पहचानिए। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मैं तालिका को दिखा दे रही हूँ, ये है तालिका 1 जिसकी बात कर रही थी दिल्ली की शासक। यहाँ पे लगातार दिया गया है, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, कोई भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैं इसे बिल्कुल छोटा कर दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ले लिए अभी आप? चलिए अब मैं बढ़ लेती हूँ आगे। इसमें ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो रट्टे मारने वाली चीज है, आपको ध्यान से करना पड़ेगा। आगे बढ़ रही हूँ, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे, अब इसको जान ले रहे हैं। हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला के माध्यम से काफी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख एक वचन और तवारीख बहुवचन। ठीक है, तारीख एक वचन हो गई, तवारीख बहुवचन हो गया, इसको भी नोट डाउन कीजिएगा। सीटेट के स्टूडेंट खासतौर पर कह रहे हो, इस टाइप से ही क्वेश्चन बनते हैं। जो सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे कह रहा है कि चित्र 1 में कह रहा है कि पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण यहाँ पे दिखाए गए हैं। पहले क्या, तो कागज तैयार करना, दूसरा है लेखन कार्य, तीसरा आ गया महत्वपूर्ण शब्दों को अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग, और लास्ट में हो गया यहाँ पे दिखाया गया है। अब मैं बढ़ लेती हूँ आगे। तवारीख, तवारीख याद रखिएगा बहुवचन है कि लेखक, सचिव, प्रशासक,
कवि और दरबारियों जैसे सुरक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। ये भी क्वेश्चन एक बन रहा है आपका, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। वीडियो लंबा हो जाता है, आपको 20 से 25 मिनट से भी ज्यादा लग सकता है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा और इसे नोट डाउन कीजिएगा, एग्जाम तभी क्रैक होगा। 50% से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वे न्याय संगत शासन का महत्व पर भी बल देते हैं, न्याय संगत शासन के भी पर भी ये बहुत बल देते थे। अब है न्याय चक्र, इसको स्क्रीनशॉट लेके आपको करना है, ये आज का आपका होमवर्क हो गया। आगे मैं बढ़ती हूँ कि ये कुछ और बातें ध्यान में रखें, ठीक है। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली की बात कर रहा है, कि रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हैं, ठीक है। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। ये भी पॉइंट आप सभी के लिए बन रहा है, जिसको नोट डाउन करना है। आगे यहाँ पे आपको आ गया कि सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया, ठीक है, रजिया सुल्तान इनका नाम था, सिंहासन पे बैठी। कोई भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन करना है कब बैठी थी, तो 1236 में, और ये पहली थी, ओके, पहली महिला शासक थी, ये भी नोट डाउन कीजिएगा। उस युग में इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम भी थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे और सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया, ठीक है। यानी मात्र ये 4 साल ही शासन कर पाए, 1236 से 1240 तक। नोट डाउन कीजिएगा, और ये पहली महिला शासक बनी थी, इसको भी नोट डाउन कीजिएगा। अब जन्म सिद्ध अधिकार क्या होता है और लिंग भेद क्या होता है, इसको भी नोट डाउन कीजिएगा कि जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा, ठीक है, जब आप जन्म लेते हो और आपका पूरा पूरा अधिकार हो, उसी को जन्म सिद्ध अधिकार कहते हैं। किसी चीज पर अगर आप दावा ठोक रहे हो कि ये मेरा अधिकार है यहाँ पे, तो उसे जन्म सिद्ध अधिकार कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता था, ठीक है। अगर वो उस वंश में जन्म ले लिए हैं तो उनको विरासत में खुद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, खुद पे खुद समझ लो कि गिफ्ट मिल जाता था। अब लिंग भेद क्या होता है, इसको जान लो कि स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शारीरिक रचना, यानी शरीर की जो रचना होती है, संबंधी अंतर, यानी पुरुष बलवान होते हैं, औरतें कमजोर होती हैं। पुरुष ये कर सकता है, औरतें ये नहीं कर सकती, या फिर ये काम पुरुषों के लिए बना है, औरतों के लिए ये काम नहीं बना है। इसे ही कहते हैं लिंग भेद, ओके। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों में तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, ठीक है। जब भी ये की जाती है तुलना, तो पुरुषों को ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं बढ़ रही हूँ आगे कि आगे आपको अब आ गया रजिया के बारे में। मिनहान ए सिराज का विचार क्या था, यहाँ पे दिया गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना और जरूर पढ़ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक, इसको पहले आप शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर यहाँ पे दिखाए गए हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है, कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा कौन कौन से शहर जीते गए थे, ठीक है। अब मैं बढ़ रही हूँ आगे यहाँ से कि 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों मीन्स होता है रक्षक सैनिकों की टुकड़ियां, ओके, के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार
कर या लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। ओके, दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध या यहाँ तक के खराब मौसम से भी उन्हें संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासक को अफगानिस्तान से आने वाला हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका स्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासक काल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कीजिएगा। यहाँ पे बात कर रहा है कि गैरिसन शहर, किले बंद बसाओ जहां सैनिक रहते थे। ओके, आगे यहाँ पे फिगर नहीं आ पाया है, छोड़िए इसकी बात हम छोड़ रहे हैं, अब आगे यहाँ पे कर ले रहे हैं। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उसका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थिर भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इस अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। ओके, वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार उनकी उन्नति के खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर बसाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए। मानचित्र 3 की बात कर रहे हैं और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में कर ली। दिल्ली सल्तनत के सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 साल बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक यह उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था। मानचित्र 3 की यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान यहाँ पे दिखाया गया। स्क्रीनशॉट लेके और नोट डाउन जरूर कीजिएगा कि दिल्ली से ये कैसे कैसे अपना सैनिक अभियान चलाएं। ओके, और कहां कहां तक चलाएं। चित्र 2 की बात कह रहा है कि 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उनकी मीनारें, यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को देहली ए कुहना यानी पुराना, इसका अर्थ हो जाएगा पुराना शहर कहा गया। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, नोट डाउन जरूर करते जाइएगा। अब मस्जिद की बात कर रहा है। यह अरबी शब्द है, मस्जिद है क्या तो अरबी शब्द है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा मीन्स होता है घुटना तथा माथा टेकना। ठीक है, टेकना, नीचे सिर झुकाना करते हैं। जामा मस्जिद या फिर मस्जिद ए जामी भी कह सकते हो, वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ ही नमाज पढ़ते हैं और नमाज को रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम यानी नेता, इमाम मीन्स होता है नेता, के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश यानी खुतबा, इसे खुतबा भी कहते हैं, भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं और भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है। तो यहाँ पे मस्जिद से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, सीटेट में आ सकते हैं। अगर सीटेट में नहीं तो अगर आप उर्दू चूज कर रहे हो सीटेट में पेपर में तो उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे चित्र 3 की बात कर रहा है यहाँ पे कि
बेगमपुरी मस्जिद, यहाँ पे बेगमपुरी मस्जिद दिखाया गया है। यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहां पनाह की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। मानचित्र 1 में जहां पनाह को ढूंढिए, ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था। और जहां पनाह यानी विश्व की शरण स्थली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेगमपुरी मस्जिद कहाँ आपको पड़ेगा, तो दिल्ली में पड़ेगा, ठीक है। और कब बना था, तो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में ये बना था। आगे मैं बढ़ रही हूँ, ये सबको स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, छोटे छोटे चीजों को बताएगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं बढ़ रही हूँ यहाँ पे कि खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समीकरण नजदीक से एक नजर ले लेते हैं कि ये कैसे थे। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगाह कहा जाता था, ठीक है, फारसी में कहा जाता था, इसको भी नोट डाउन कीजिएगा। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था, ये खरीदे जाते थे। उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर रहते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। आगे मैं बढ़ लेती हूँ, बेटों से बढ़कर गुलाम, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा और पढ़िएगा जरूर। आगे मैं बढ़ती हूँ यहाँ पे कि खलजी और तुगलक शासक बंदगाह का इस्तेमाल करते थे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते थे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षणों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं रहते थे। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की, ठीक है। आगे सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारीजन यहाँ पे दिया गया स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं बढ़ती हूँ आगे कि पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा, और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्थाएं बनाए रखना। इनकी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने से का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, ठीक है, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था। और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन काल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिकों को रखे। आगे है कि दिल्ली के सुल्तान शहरों में दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए और उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपना सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी और शासन काल में भू राजस्व का निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की
पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकार के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन सीटेट में आते हैं कि कर कितने प्रकार के चलते थे उस टाइम में, तो 3 प्रकार के। तो और किन किन पे लगाए जाते थे, तो कृषि पर, जिन्हें खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। ठीक है, ये भी नोट डाउन करना कि 50% होता था। और सेकंड जो है मवेशियों पर, और थर्ड घर पर भी टैक्स उस टाइम में लगता था। याद रखना जरूरी है कि इन उपमहाद्वीपों का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती से अपना अधिकार जमा तो कर लेते थे, पर वह अधिकार कुछ समय तक ही चल पाता था। आगे है कि सरदार और उनकी किलेबंदी, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं बढ़ती हूँ आगे कि चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में, ठीक है, उत्तरी पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना, जिसे आधुनिक में उज्बेकिस्तान कहते हैं, पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। ओके, अब बढ़ती हूँ आगे। इसको आपको स्क्रीनशॉट लेके करना है, इतना मैं कवर कराऊंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ये मेरी मजबूरी है, ठीक है, इसलिए इसे आप होमवर्क सोचिएगा कि एक क्लास चला है, आज का मेरा ये होमवर्क मिला है, ये समझ के इसे जरूर कवर कीजिएगा। आप अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मुझे लग रहा है। अब मैं बढ़ लेती हूँ आगे, ठीक है। तो इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी, जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था और मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत कैसे थे, इसकी जानकारी तालिका 1 को फिर से देखो, जो ऊपर मैंने आप सभी को दिखाया था। आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासन उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी, यानी काफी प्रभावशाली थी और राज्य फल फूल रहे थे। इस काल में अफगान और राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। ओके, अब आगे है कि इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे तो पर कुछ शक्तिशाली भी थे, यानी छोटे तो थे लेकिन बहुत शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा। शेरशाह सूरी, यानी इनका चला है आपको 1540 से 1545 तक, मात्र 5 साल, ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं, जिनका दिया गया है कार्यकाल, तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया और सूरवंश ने केवल 15 वर्ष यानी 1540 से 1555 तक शासन किया। ठीक है, सबका शासन काल दिया गया है, नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन इसी से काफी बनते हैं। लेकिन इसके प्रशासन काल में अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर, जिनका शासन कार्यकाल है 1556 से 1605 तक, ठीक है, ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अब 3 श्रेणियां,
ठीक है, 3 श्रेणियां, ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्म युद्ध, इसको भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है। ये आ गया आपका रिकॉल, जिसे हम क्वेश्चन भी कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए कि अगर चैप्टर में जिस चीज पे आपको ध्यान नहीं गया या फिर आप ध्यान से नहीं सुने या फिर कवर नहीं कर पाए, अगर ये क्वेश्चन कर दिया है तो आपको मजबूरी बन जाती है कि उसे फिर से करो, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन सीटेट में भी पूछ सकता है ऑप्शन के जरिए। तो इसे जरूर कीजिएगा। बीज शब्द यहाँ पे इकता, तारीख, गैरिसन, मंगोल, लिंग और खराज दिया गया है। आइए विचार करें, यहाँ पे फिर दे रहा है। तो ये था आज का चैप्टर जो हो गया है यहीं पे समाप्त। वीडियो हिस्ट्री की थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन क्या करें, मेरी मजबूरी है, मैं इतनी शॉर्ट में कराने की कोशिश करती हूँ, फिर भी लंबा हो जाता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, डीपली नॉलेज चाहिए। तो चलिए, ये था वीडियो जो हो गया है यहीं पे अंत। मैं नेक्स्ट वीडियो तुरंत लेके आऊंगी। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं नई वीडियो में फिर मिलूंगी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।